हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं MHI 3 हिस्टोरियोग्राफी ब्लॉक 5 का यूनिट 16 पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरवेंशन। तो बेसिकली इस ब्लॉक में आप बहुत सारे ट्रेंड्स पढ़ोगे, थॉट ट्रेंड्स जिन्होंने राइटिंग ऑफ हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया। उसमें से एक पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरवेंशन है। सो स्टार्ट करते हैं। एंड एज यू नो, हम क्वेश्चन वाइज टॉपिक कवर करते हैं, उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है कोई भी टॉपिक। So first question is, write a note on the modernist tradition. How is postmodernism different from it? तो हमें मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन पहले पढ़ना है, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट को बताना है कि वो उससे डिफरेंट कैसे है। अब फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं मॉडर्निटी के बारे में, जो रेनेसेंस से स्टार्ट होती है, रेनेसेंस वाली एज से। रेनेसेंस वाली एज से पहले मिडिल एज थी, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या था कि रिलीजन डोमिनेट कर रहा था, फ्यूडलिज्म था, चर्च की बहुत चलती थी। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर कुछ थिंकर जैसे वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने अपनी फ़िलोसफिकल जस्टिफिकेशन दी। क्या दी कि मॉडर्न साइंस जो है वो हमें उस पर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, ना कि चर्च की बातों पर। हमें उन प्रिंसिपल, उन लॉज को मानना है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हैं, पूरे यूनिवर्स के लिए। हमें ट्रुथ को ढूंढना है, जो सच है उसको ढूंढना है, और बेस किसे बनाना है? रीज़न को, कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढना है, किसी भी चीज़ को यूं ही फॉलो नहीं करना। तो इस तरह से मॉडर्निटी के आने से जो मिडिल एज थी, जो मेडिवल वैल्यूज़ थी, जो फेथ्स थे, जो बिलीव्स थे, जिन पर लोग पहले यकीन करते थे, उसको ख़त्म किया गया और मॉडर्निटी की शुरुआत हुई। बड़े बड़े थिंकर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज़ दी, जिसमें उन्होंने सोसाइटी और इकोनॉमी को चेंज करने की बात कही। अब मॉडर्निटी के कुछ वैल्यूज़ थे, कुछ बिलीव्स थे, वो क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ यूज़फुलनेस एंड करेक्टनेस ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कि मॉडर्न साइंस जो है ना, उसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है, वो कितनी यूज़फुल है, हमें उस पर बिलीफ रखना है, उस पर फेथ रखना है, ना कि सिर्फ रिलीजन पर। सेकेंड इज़ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट वाले जो प्रिंसिपल हैं, जो हमें रीजनिंग की तरफ ले जाते हैं, कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढना, रीज़न ढूंढना, हमें उसको फॉलो करना है। रिलीजन का कोई रोल नहीं है सोशल वैल्यू बनाने में, बस ये एक मिथ है। ऐसी ह्यूमन हिस्ट्री को मानना है जो प्रोग्रेसिव है, जो लीनियर है, यानी जो बढ़ती जा रही है, डेवलप करती जा रही है, ना कि स्टैग्नेंट है। थर्ड, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, की ऐसी चीज़ों, ऐसी बातों को मानना है जिसे सब एक्सेप्ट करते हैं, जो सबको दिखाई देता हो। मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करना। एंड नेक्स्ट, कि हर इंसान अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत का मास्टर है, और उसे अपने आप को एनालाइज करने के लिए, अपनी क्वालिटीज़ को देखने के लिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मॉडर्न साइंस एंड रीज़न, यही दो चीज़ें हैं जो हमें बहुत आगे ले जाएंगी। रिलीजियस बातें जैसे फियर ऑफ डेथ, यानी कि ये करोगे तो मरने के बाद ये होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला, ये इंसान को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मॉडर्निटी साइंस और रीज़न, यानी साइंटिफिक इंक्वायरी के अराउंड घूमती है। ये कुछ उसके बिलीव्स थे। अब मॉडर्निटी आने से और भी चीज़ें आती हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, कैपिटलिज्म एक्सपांड होता है, सोशल रिलेशंस में चेंज आने लगता है। जैसे पहले नोबिलिटी जो थी वो ज़्यादा डोमिनेट करती थी, या लैंडलॉर्ड्स जो थे फ्यूडलिज्म में वो ज़्यादा डोमिनेट करते थे। अब ये सब चीज़ें चेंज होने लगती हैं, अर्बनाइजेशन आ जाता है, इंडिविजुअलिज्म आ जाता है, कमोडिफिकेशन, यानी अब हर चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू, यानी हर चीज़ को एज अ कमोडिटी देखा जा रहा है, उसको बिजनेस की तरह देखा जा रहा है कि इसको किस तरह से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। रैशनलाइजेशन आ रहा है कि हर चीज़ पर क्वेश्चन किया जाएगा, यूं ही किसी चीज़ पर बिलीव नहीं किया जाएगा। सेक्युलराइजेशन, हर रिलीजन इक्वल है, यानी चर्च की अब इतनी मनमानी नहीं चलेगी जैसे पहले चलती थी। तो इट कम्प्लीटली चेंज्ड मिडिल एजेस, यानी मिडिल एजेस को उसने पूरा ख़त्म कर दिया। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में एक नई इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर इमर्ज हो गया, अराइज हो गया। लेकिन मॉडर्निटी आने से सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रीडी बन गए। कैसे? कैपिटलिज्म आ गया, कैपिटलिज्म आया, कमोडिफिकेशन आया। क्या मतलब था इन सब चीज़ों का? कि बिज़नेस एक्सपैंड करो, यानी और चीज़ों को एक्सप्लोर करो, और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ? पेजेंट्स, किसान, वर्कर्स, आर्टिसंस, इन सब लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से वर्कर्स की हालत ख़राब हो गई, उनके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते थे और सैलरी बहुत कम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से नए नए इनोवेशन हुए, जिसकी वजह से हम जगहों को एक्सप्लोर करने लगे, नई नई कंट्रीज़ डिस्कवर हुई।
और हमने उन पर कब्ज़ा कर लिया। हमने नहीं, बेसिकली यूरोपियन लोगों ने। मॉडर्निटी की वजह से कॉलोनिज़म की शुरुआत हुई, यानी अब कंट्रीज़ पर कब्ज़ा किया जाने लगा अपने फ़ायदे के लिए। उनकी इकनॉमी, उनका पैसा, उनकी जो वेल्थ थी उसको अपनी कंट्री में ले जाते थे। तो बेसिकली एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जितनी भी जगह थी वो इन सब चीज़ों की विक्टिम बन गई। तो ये था मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन, जिसमें शुरू में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बट बाद में आते आते चीज़ें चेंज होने लगती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और इन चीज़ों को पोस्ट मॉडर्निज़म क्रिटिसाइज़ करता है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। बट पहले हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो पोस्ट मॉडर्निज़म बेसिकली क्या है? पोस्ट मतलब बाद में, मॉडर्न के बाद जो पीरियड आया उसको पोस्ट मॉडर्निज़म कहा गया। पहले मिडिल एज थी, फिर मॉडर्न एज आई, और फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एज, अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड टॉइनबी। इनका मानना है कि 1875 तक मॉडर्न एज रही और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एज स्टार्ट हो गई। ये मानती हैं कि मॉडर्न एज में रैशनलिज्म था, एनलाइटनमेंट वैल्यूज़ थी, तो ये सब चीज़ें जब ख़त्म हुई उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एज आ जाती है। ये गेम चेंज हो जाता है 1970 के बाद, जब पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म को कॉन्स्टेंटली यूज़ किया जाता है मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म के बेसिक कंसेप्ट क्या थे, बेसिक आइडिया क्या था। तो सबसे पहली चीज़ हमने ये जान ली कि कॉमन चीज़ जो थी वो ये थी कि इसको यूज़ किया जाता था सिर्फ मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। कौन कौन लोग थे? फोकॉल्ट, डेरिडा, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने इस आइडियोलॉजी की शुरुआत की। मॉडर्निटी को बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सबसे पहली चीज़ यूनिवर्सल नॉलेज। जो एनलाइटनमेंट फ़िलासफ़र थे वो यूनिवर्सल नॉलेज को मानते थे। क्या मतलब कि इनका ये था कि हर चीज़ की डेप्थ में जाकर ट्रुथ फाइंड आउट करो। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ें विदाउट रीज़न भी होती हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म बड़े बड़े नैरेटिव्स और थ्योरीज जो मॉडर्निटी देती है उनकी आइडियोलॉजीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है। सेकंड, साइंस टू अचीव ट्रुथ, यानी ट्रुथ पर पहुंचने के लिए साइंस का यूज़ करना, इस चीज़ को पोस्ट मॉडर्निज्म एक्सेप्ट नहीं करता। रिलेटिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म रिलेटिविज्म पर बिलीव रखता है। इसका क्या मतलब है? द बिलीव दैट देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, यानी कोई भी ऐसा ट्रुथ नहीं होता जो कम्प्लीटली सही हो, क्योंकि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ किसी के लिए मॉरल है तो वही चीज़ किसी और के लिए इमॉरल हो सकती है। फर्दर थ्योरिस्ट मानते हैं कि लैंग्वेज की वजह से ह्यूमंस अपने वर्ल्ड को समझते हैं और सबकी लैंग्वेज उनके कल्चर के हिसाब से उनमें कंडीशन की गई है, और क्योंकि लैंग्वेज की वजह से हमें चीज़ें समझ आती हैं तो देयर इज़ नो ट्रुथ बियॉन्ड लैंग्वेज। थर्ड, जो नॉलेज को बाइनरीज में ऑर्गेनाइज किया गया, यानी दो के पेयर में। जैसे मॉडर्निस्ट जो है वो नॉलेज को इस तरह से कैटेगराइज करते हैं, जैसे साइंस वर्सेस रिटोरिक, साइंस वर्सेस लिटरेचर। तो ऐसा लगता है कि जैसे साइंस जो है वही ट्रू नॉलेज है, बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो फॉल्स हैं। तो साइंस की पोजीशन ऊपर है और जो बाकी दूसरे सब्जेक्ट हैं उनकी पोजीशन नीचे है, इसीलिए उनको कंपेयर किया जा रहा है, साइंस वर्सेस दिस दैट। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इस चीज़ को चैलेंज करता है, इस नॉलेज को चैलेंज करता है जो बाइनरीज पर बेस्ड है, और उसकी जगह पर मल्टीप्लिसिटीज़ यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंपेयर करना, उनकी वैरायटीज़ देखना, डिफरेंसेस देखना, उस चीज़ पर फोकस करता है। So here we completed the question that how postmodernism is different from modernist tradition. Let's move to other question. So next question is, discuss the postmodernist views on history and on what grounds these have been criticized. तो पहले हमें पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू बताना है कि उनका हिस्ट्री को लेकर क्या कहते हैं वो, और फिर बाद में लोगों ने किस बेसिस पर उनको पोस्ट मॉडर्निस्ट को क्रिटिसाइज़ किया। ओके, सो पोस्ट मॉडर्निज्म कन्वेंशनल मोड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग को क्रिटिसाइज़ करता है, और कभी कभी इतना रेडिकल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल हिस्ट्री के अगेंस्ट खड़ा है। हिस्ट्री राइटिंग में क्या क्या होता है? फैक्ट्स होते हैं, सोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स, आर्काइवल रोड्स, इन सब चीज़ों को देखकर हम लोग हिस्ट्री राइटिंग करते हैं। इन सब चीज़ों पे इन्होंने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया। इनका मानना है कि हिस्ट्री राइटिंग में हिस्टोरियंस जो होते हैं वो एक्चुअल में इस चीज़ का दावा करते हैं कि वो जो भी बता रहे हैं अपनी हिस्ट्री राइटिंग के थ्रू, वो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो ट्रुथ बता रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो जो भी वो लिख रहे हैं वो सब उनका इंटरप्रिटेशन है, उसको कम्प्लीटली ट्रुथ नहीं कहा जा सकता। फिर हिस्ट्री राइटिंग में ऑब्जेक्टिविस्ट ट्रेडिशन जो कहता है कि जो पास्ट में हुआ उसको बस रिकवर किया जा रहा है एज इट इज़,
इस चीज़ को पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री राइटिंग में ऑब्जेक्टिविस्ट ट्रेडिशन क्या है कि कोई भी पर्सनल बायस हमारा उसमें नहीं होगा, कोई सेंटिमेंटल अप्रोच नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं होगी, हिस्टोरियंस को ऑब्जेक्टिवली अपना काम करना है, न्यूट्रल रहना है। बट पोस्ट मॉडर्निज्म आइडियोलॉजी कहती है कि ऐसा नहीं है। जो इंटरप्रिटेशन जो हिस्टोरियंस करते हैं उसकी वजह से हिस्ट्री में बहुत चेंज आ गया है, वो एज इट इज़ नहीं रही है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पोस्ट मॉडर्निज्म को कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी के ओरिजिन से है, जो कि मॉडर्न यूरोप से शुरू होती है। इनका मानना है कि हिस्ट्री को एज अ टूल यूज़ करके यूरोप अपने आप को एज अ मॉडर्न यूरोप प्रेजेंट करता है। तो हिस्ट्री सिर्फ पास्ट की स्टडी नहीं है, बल्कि मॉडर्न यूरोप ने कुछ क्राइटेरिया सेट करके इसका यूज़ किया ताकि वो टेरिटरीज़ को कॉलोनाइज कर लें, उन पर अपना कब्ज़ा जमा लें, अपनी पावर दिखा के। दो तरह की कन्वेंशनल हिस्ट्री है। पहली है ग्रैंड नैरेटिव, जिसमें हिस्टोरियंस बताते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है और एडवांस होती जा रही है अपना गोल अचीव करने के लिए। जैसे हम लोग कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं या कम्युनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये आइडियोलॉजीज़ पर बेस्ड है। दूसरा जो टाइप है वो है मॉडेस्ट वर्जन ऑफ हिस्ट्री। अब इसमें यह है कि वो किसी आइडियोलॉजी पे बात नहीं करते। उनका मानना ये है कि हम सिर्फ फैक्ट्स पर डिपेंड हैं, उसके बेसिस पर हम हिस्ट्री लिखेंगे, कोई आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे। हम कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है हिस्टोरियन का, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना, बस जो फैक्ट्स हैं वही लिखो, ट्रुथ को डिस्कवर करो। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म इन सभी नोशन को, ये जितने भी आइडियाज़ हैं, इन सबको रिजेक्ट करता है, इनको मानता ही नहीं है। ये कहते हैं कि हिस्ट्री कोई ट्रुथ वगैरह नहीं बताता, बस ये थ्योरीज़ हैं पास्ट के बारे में, ये हिस्टोरियंस की अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं। हिस्ट्री पास्ट के फैक्ट्स को नहीं दिखाती, बस हिस्टोरियंस के इंटरप्रिटेशन को दिखाती है, उनको रिप्रेजेंट करती है। दिस इज़ व्हाट पोस्ट मॉडर्निज्म बिलीव। हिस्टोरिकल नरेशन में जो गैप्स हैं, यानी जो हम कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, वो गैप्स ऐसे ही रहने चाहिए। हम अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, चीज़ों को लिंक करते हैं एक दूसरे से, वो चीज़ें मत करो, उनको ऐसे ही रहने दो, फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ मत करो। अगर ऐसा होगा तो हिस्ट्री नहीं रहेगी। कीथ जेनकिस, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये थोड़ा और एक्सट्रीम बोलते हैं। ये कहते हैं कि अब हम उस फेज़ में एंटर कर चुके हैं, यानी हम पोस्ट मॉडर्न एरा में हैं, तो अब तो हमें हिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं है, हिस्ट्री को भूल जाना चाहिए कम्प्लीटली। बट वी ऑल नो कि ऐसा नहीं हो सकता। जो भी पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, उनके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हैं। अब देखेंगे हम किस तरह से उन्हें आगे क्रिटिसिज्म मिलता है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ कि पोस्ट मॉडर्निज्म का क्या व्यू है हिस्ट्री को लेकर। अब हम देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म को कैसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अब इनके लिए तो बहुत सारी बातें हैं जिन पर क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। अब जैसे हमने पढ़ा कि इनकी आइडियोलॉजी बहुत एक्सट्रीम है, ये रिलेटिविज़म पर बिलीव करते हैं, यानी कि दुनिया में कोई भी ट्रुथ नहीं होता, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ होता ही नहीं है। तो पहला क्रिटिसिज्म इनको यही मिलता है कि ऐसे नहीं होता, लाइक रिलेटिविज़म ये बहुत एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर तो चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, कोई कुछ सोचेगा ही नहीं। क्योंकि इनका मानना तो ये है ना कि कुछ भी दुनिया में सच नहीं होता और जो लोगों को दिखता है बस वो बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या फिर सच और झूठ, सही गलत में लोगों को फ़र्क ही नहीं पता चलेगा, वो सब चीज़ें ऐसे ही करते रहेंगे। तो इन्हें हाईली क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस बात पर। निहिलिज्म क्या है कि द बिलीव दैट नथिंग इन वर्ल्ड हैज़ अ रियल एग्जिस्टेंस, यानी कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, बस जो लोग कर रहे हैं वो सब अपने परसेप्शन, अपनी थिंकिंग के हिसाब से कर रहे हैं। क्रिटिक्स बोलते हैं कि इस आइडियोलॉजी में चेंज का स्कोप बहुत कम है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। बहुत ही एक्सट्रीम माइक्रो लेवल पर बात होती है, जिसकी वजह से जो ऑप्रेस्ड हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो बहुत टाइम से ऑप्रेस्ड होते आ रहे हैं, जिन पर लोग डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो, कैपिटल हो, जिस चीज़ के भी थ्रू उन पर डोमिनेशन हो रहा हो, तो ये चीज़ तो ऐसी ही चलती रहेगी। इस चीज़ को पोस्ट मॉडर्निज्म इग्नोर करता है, जो इसका ड्रॉबैक है। थर्ड पॉइंट है कि पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्न पीरियड के बाद वाले पीरियड की बात करता है, यानी मॉडर्निटी के ख़त्म होने के बाद। लेकिन जब हम देखते हैं तो एक्चुअल में मॉडर्निटी के फीचर्स हमें कहीं कहीं नज़र आते हैं। जैसे बहुत सारी कॉलोनियल कंट्रीज़, क्योंकि वो देर में उन्हें इंडिपेंडेंस मिली, तो वो अपने आप को मॉडर्न कर रहे हैं अभी तक।
उन्हें अभी मॉडर्नाइज्ड होने में टाइम लगेगा। और सिर्फ कॉलोनाइज कंट्री में ही नहीं बल्कि वेस्ट में भी हमें बहुत सारे मॉडर्निटी के फीचर दिखते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मार्केट्स हैं, यूनियंस हैं। तो ये कंसेप्ट मॉडर्निटी का सिर्फ हमें किताबों में नज़र आता है, एक्चुअल में नहीं दिखता। फोर्थ पॉइंट है कि पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं कि फैक्ट्स, ये रियलिटी कुछ नहीं होती, इन सब की नॉलेज करके कुछ नहीं मिलने वाला। तो यानी इनके हिसाब से जो भी इवेंट्स हैं वो सब सेम वैल्यू के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ है, लाइक कोई ब्रुटैलिटी हुई है, कोई होलोकॉस्ट हुआ है, बहुत सारे लोग मरे हैं, या फिर कुछ अच्छा हुआ है, तो वो और वो दोनों चीज़ बराबर हुई, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म। हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।